हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्लूइड मैकेनिक्स लेक्चर रिवीजन नंबर 2 और आज इसके अंदर हम विस्कोसिटी टॉपिक डील करने वाले हैं। और आप यहाँ पर बहुत ब्यूटीफुली देखेंगे कि किस तरह से विस्कोसिटी हम लोग देखते हैं और फिर हम काइनेटिक विस्कोसिटी भी समझेंगे। और उसके बाद हम इस पर जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एसएससी जेईई 2019-20 के अंदर आने वाले हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे और उसमें कुछ डाटाबेस क्वेश्चन भी होंगे। तो बने रहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो लेट्स कम टू विस्कोसिटी। देखिए, सब लोग जानते हैं कि विस्कोसिटी दो टाइप की होती है, एक होती है डायनेमिक विस्कोसिटी, एक होती है काइनेटिक विस्कोसिटी। तो हम नॉर्मली एक विस्कोसिटी की बात कर रहे हैं। पहले हम बात करें डायनेमिक विस्कोसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी, ओके। देखिए, डायनेमिक विस्कोसिटी को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डायनेमिक विस्कोसिटी कहाँ से आती है? अगर हम फ्लूइड में शियर स्ट्रेस लगा रहे हैं म्यू, ओके, और उसके अंदर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन जो होता है दैट इज प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेस, ओके, दैट इज प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेस। अब अगर इस प्रोपोर्शनल टू साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होता है और इस कांस्टेंट का नाम है विस्कोसिटी। इसी कांस्टेंट का नाम है विस्कोसिटी और ये हमारा क्या है? रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, ओके। जब आपने डिटेल में फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा होगा तो आपको याद होगा दिस रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कैन ऑल्सो बी राइट एज वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन द लेयर। ड्यू बाय डी वाई भी लिखा जा सकता है, इसका डेरिवेशन है, वो यहाँ पर रिविजन लेक्चर में पढ़ाने की जरूरत नहीं है। इससे शेयर स्ट्रेस का ये एक फॉर्मूला और आ जाता है, म्यू ड्यू बाय डी वाई। तो हमारे पास ये जो म्यू है यहाँ पर, ये जो म्यू है इसी म्यू को बोलते हैं विस्कोसिटी और ये इसी का नाम है डायनेमिक विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी हमको बेसिकली फिजिकली क्या बताती है कि अगर हमें कोई फ्लूइड को इस कांस्टेंट रेट ऑफ डिफॉर्मेशन से मूव करना, दैट इज डी थीटा बाई डी टी से मूव करना है, तो मुझे कितना शियर स्ट्रेस उसके अंदर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मेरे पास विस्कोसिटी ज़्यादा है तो फॉर सेम रेट ऑफ डिफॉर्मेशन मुझे ज़्यादा शियर स्ट्रेस अप्लाई करना पड़ेगा। अगर मेरे पास विस्कोसिटी कम है तो फॉर सेम रेट ऑफ डिफॉर्मेशन मुझे कम विस्कोसिटी या कम शियर स्ट्रेस यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर हम दो एग्जांपल हैं वाटर और ऑयल का, ऑयल मतलब हेवी वाले ऑयल, तो फिर क्या होगा कि वाटर की विस्कोसिटी जो होगी वो कम होगी क्योंकि वाटर जो है इजीली फ्लो कर रहा है। फ्लो मतलब इजीली उसके अंदर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन हो रहा है, कम शेयर स्ट्रेस पे भी वो इजीली फ्लो करता है। इसी तरह से ऑयल क्या होते हैं, काफ़ी डेंस होते हैं, वो इजीली फ्लो नहीं करते हैं, ओके। तो फॉर सेम रेट ऑफ डिफॉर्मेशन उनको फ्लो कराने के लिए ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होती है, ज़्यादा शेयर स्ट्रेस की जरूरत है। इसका मतलब जिसकी को ज़्यादा शेयर स्ट्रेस की आवश्यकता है टू फ्लो उसको बोलते हैं हाई विस्कस फ्लूइड और जिसको कम शेयर स्ट्रेस की आवश्यकता है फॉर फ्लो उसको बोलते हैं लो विस्कस फ्लूइड, ओके। तो यहाँ तो साफ है कि एयर जो होगी वो वाटर से इजीली फ्लो कर सकती है, एयर जो है वो ज़्यादा आसानी से फ्लो कर सकती है एज कंपेयर टू वाटर। एंड दैट्स व्हाई द विस्कोसिटी ऑफ एयर, विस्कोसिटी ऑफ एयर या विस्कोसिटी ऑफ वाटर, विस्कोसिटी ऑफ वाटर is 50 to 55 times to 55 times, viscosity of water is 50 to 55 times more than viscosity of air, okay। और अगर हम वाटर की एग्जैक्ट विस्कोसिटी की बात करें तो 10⁻³ न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर की रेंज में होती है, ओके। यहाँ पर कुछ वैल्यू भी इंटू होगी क्योंकि एक रेंज होती है, अलग अलग तरह के वाटर होते हैं, सोल्ट वाटर हो गया, नॉर्मल वाटर हो गया, डिस्टिल्ड वाटर हो गया, तो उनके लिए सबके लिए 10⁻³ के रेंज में यहाँ पर विस्कोसिटी होती है, ओके। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि विस्कोसिटी अगर ज़्यादा है तो फ्लो क्या है? विस्कोसिटी अगर ज़्यादा है तो फ्लो डिफ़िकल्ट है, फ्लूइड हैवी होगा, फ्लो डिफ़िकल्ट होगा, फ्लूइड को मूव कराने के लिए ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर विस्कोसिटी कम है तो फ्लो इजीली होगा, फ्लूइड को मूव कराने के लिए कम फोर्स की आवश्यकता होगी। तो बहुत सिंपल सा बेटा, अगर हम लोग एक शहद का एग्जाम्पल और वाटर का एग्जाम्पल लें तो बहुत ईजिली आप बता सकते हो कि सर शहद बहुत धीरे धीरे मूव करेगा, उसको मूव कराने के लिए ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता होगी क्योंकि सर अगर मैं शहद के अंदर चम्मच घुमाऊंगा तो मुझे ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा उसको घुमाने के लिए, लेकिन अगर वही चम्मच में वाटर के अंदर घुमा रहा हूँ तो ईजिली वो घूम जाएगा। इसका मतलब शहद की विस्कोसिटी वाटर से ज़्यादा है।
तो जो गाढ़े फ्लूइड होते हैं वो हम बोल सकते हैं हाई विस्कस फ्लूइड है, और जो पतले फ्लूइड हैं जो आराम से मूव करते हैं उनको बोलते हैं लो विस्कस फ्लूइड। तो साफ साफ याद रखिए, गाढ़े फ्लूइड हाई विस्कोसिटी, लो विस्कस फ्लूइड कम मतलब पतले फ्लूइड लो विस्कोसिटी। ओके, दैट इज विस्कोसिटी। और यहाँ पर अब क्वेश्चन जो विस्कोसिटी से बनते हैं वो बनते हैं यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी। तो देखिए यूनिट ऑफ विस्कोसिटी अगर हम देखें तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस की जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। म्यू यहाँ पर कांस्टेंट है और डी यू बाय डी वाई, तो इसकी यूनिट देखते हैं। म्यू तो कांस्टेंट है, यहाँ पर वेलोसिटी है, यू मतलब वेलोसिटी है, वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर वाई की यूनिट क्या होगी 1 अपॉन मीटर, क्योंकि 1 अपॉन अपॉन में है तो मीटर से मीटर कट गया। तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस या विस्कोसिटी की अगर हम यूनिट देखें तो इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो विस्कोसिटी की यूनिट बचेगी न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ओके, दैट इज द यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इन एसआई। एसआई के अंदर ये विस्कोसिटी की यूनिट है। ओके, यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल इनटू सेकंड भी लिख सकते हैं, पास्कल इनटू सेकंड भी लिख सकते हैं, और ये विस्कोसिटी की यूनिट किसमें एसआई के अंदर। इसी तरह से अगर इसका डायमेंशनल फार्मूला पूछूं, डायमेंशनल फार्मूला, तो मैंने बोला था आपको, हमने जब क्वेश्चन का डिस्कशन किया है तो याद होगा आपको कि जब एसआई यूनिट में डायमेंशन फार्मूला लिखा जाता है तो हम न्यूटन को चेंज नहीं करते, बिकॉज न्यूटन इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा F1 L-2 T की पावर 1, दैट इज द डायमेंशनल फार्मूला इन SI यूनिट फॉर विस्कोसिटी। अब अगर हमको विस्कोसिटी की जो है कौन सी यूनिट लेनी है, MKS, तो देखिए तो MKS यूनिट क्या होगा विस्कोसिटी की। देखिए यहाँ पर हमने विस्कोसिटी की कौन सी यूनिट ली थी, अभी ली थी SI। तो देखिए एक तरफ मैं लिख रहा हूँ, तो ये याद रखिएगा SI यूनिट क्या है विस्कोसिटी की, बार बार क्वेश्चन बनता है। तो SI यूनिट अभी हमने देखी, दैट इज न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल इनटू सेकेंड। और डायमेंशनल फार्मूला क्या था, डायमेंशनल फार्मूला था हमारे पास F1 L-2 T की पावर 1, दैट इज डायमेंशनल फार्मूला। इसके बाद आता है MKS यूनिट। अब MKS यूनिट में क्या होता है, न्यूटन को फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं मानते, हम किसको मानते हैं, किलोग्राम को फंडामेंटल क्वांटिटी मानते। तो जब किलोग्राम को फंडामेंटल क्वांटिटी मानोगे तो देखिए 1 न्यूटन क्या है, फोर्स की यूनिट है, और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर इसकी यूनिट जो होगी, मास को हम किलोग्राम में लिखेंगे, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 न्यूटन की जगह हम लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, SI से MKS में चेंज करने के लिए, तो 1 न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर था, तो अब हम इसको न्यूटन को चेंज करके लिखेंगे किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये जो सेकंड है वो एज इट इज़ सेकंड पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए सेकंड से सेकंड जाएगा, मीटर से मीटर जाएगा, तो 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर जो यूनिट थी SI के अंदर, अब ये बन जाएगी किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड। और ये किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड जो यूनिट है का डायनेमिक विस्कोसिटी की, वो किस में है, MKS में। ओके, तो SI में ये है, MKS में ये है। तो SI यूनिट ये हो गई, MKS यूनिट क्या हो गई हमारे पास, किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, M1 किलोग्राम को M1 से रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर को L-1 नीचे है, और ये T-1। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला। तो ये SI यूनिट है, ये MKS यूनिट है। अब आपकी विस्कोसिटी की जो यूनिट आती है वो आती है CGS में। ओके, तीसरा कन्वर्जन होता है CGS में। तो CGS का मतलब है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ओके, अब जो याद रखिएगा हमेशा MKS से ही CGS में बदल सकते हैं, डायरेक्टली SI से CGS में नहीं बदल सकते। तो CGS में यूनिट लिखने के लिए हमारे पास MKS यूनिट है 1 किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड। ओके, तो किलोग्राम को हमें क्या लिखना है, ग्राम। 1 किलोग्राम इक्वल टू कितने ग्राम होता है बताइए, 1000। तो किलोग्राम को ग्राम बदलने के लिए हमने यहाँ पर 1000 लिया और किलोग्राम को यहाँ पर लिख दिया ग्राम अपॉन मीटर। फिर हमको लिखना है सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो 100, तो सेंटीमीटर मीटर की जगह सेंटीमीटर लिखिए। सेकंड में चेंज नहीं आता, चाहे वो MKS हो चाहिए। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड इक्वल टू क्या आ गया, 10 ग्राम
सेंटीमीटर इंटू सेकेंड। याद रखिएगा बेटा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। तो ग्राम सेंटीमीटर इंटू सेकेंड का एक और नाम है, इसको बोलते हैं पोइस। तो यहाँ पर आ गया 1 किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड इक्वल टू 10 पोइस। कई बार बच्चे इस पे गलती करते हैं, 1 पोइस क्या होगा। तो यहाँ पर साफ है कि अगर आपको दे रखा 10 पोइस तो यूनिट क्या होगी, इसका मतलब 10 पोइस का मतलब होता है 1 किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड। तो 10 पोइस का मतलब क्या होता है 1 किलोग्राम। 1 पोइस का मतलब क्या होगा, 1 पोइस का मतलब होगा 10 की पावर -1 किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड। तो अगर आपको यूनिट दे रखी है, सपोज अगर आपको डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट दे रखी है, वो सपोज किसी ने बोला 400 पोइस यूनिट है, 400 पोइस डायनेमिक विस्कोसिटी है, तो एक पोइस का मतलब 10 की पावर -1, तो 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो। पोइस की जगह 10 की पावर -1 किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड रख दो, तो ये हो जाएगा 40 किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड। ये इसका मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी की वैल्यू है MKS में। ओके, सो ये हमने अभी देखा। तो तीनों यूनिट हमने देखी, 1 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, ये देखा किलोग्राम अपॉन मीटर इंटू सेकंड, और तीसरा देखा हमने ग्राम पर सेंटीमीटर इंटू सेकंड। ये बार बार क्वेश्चन आता है 1 पोइस क्या होता है, पोइस क्या होता है। तो इस पर ये याद रखिएगा बेटा, तीनों यूनिट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जन में भी बच्चे गलती करते, तो कन्वर्जन मैंने आपको सिखाया है कि जब पोइस दिखे तो 10 की पावर -1 किलोग्राम मीटर इंटू सेकंड से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपना आप ही 1 जीरो कम हो जाएगा। 1 जीरो कम होते वो कौन सी यूनिट बन जाएगी, वो बन जाएगी आपकी MKS यूनिट बन जाएगी। ओके, दैट इज द पॉइंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर है द वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर। अब विस्कोसिटी आपको क्या बताती है कि फ्लो डिफिकल्ट है या इजी है। विस्कोसिटी ज़्यादा है तो फ्लो क्या है, डिफिकल्ट है, और अगर विस्कोसिटी कम है तो फ्लो क्या है, इजी है। विस्कोसिटी ज़्यादा है तो फ्लो डिफिकल्ट है, विस्कोसिटी कम है तो फ्लो इजी है। अब हम बात करते हैं विस्कोसिटी का वेरिएशन विद टेम्परेचर। तो यहाँ पर बात करेंगे वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर। ओके, तो देखिए यहाँ पर 2 वेरिएशन आते हैं। पहला आता है इन केस ऑफ लिक्विड। तो देखिए लिक्विड के केस में क्या होता है, लिक्विड के केस में मॉलिक्यूल जो है वो बहुत ही हाईली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं, जिसका नाम है कोवेलेंट बॉन्ड, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, ये वाला जो बॉन्ड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, अब अगर हम यहाँ पर shear स्ट्रेस लगाते हैं, ओके, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करेगी। तो जब एक लेयर दूसरी लेयर के ऊपर स्लाइड करेगी तो ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी कम होगी। कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होने वाला है। अब क्या होता है, आपको याद होगा कि मॉलिक्यूल हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं और उनके बीच में क्या होता है, बॉन्डिंग होती है। अब जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो ये बॉन्ड क्या होंगे, वीक होंगे, लेकिन ये इतने वीक नहीं होंगे कि ये वाली लेयर का मॉलिक्यूल इस वाली लेयर में एंटर कर जाए और ये वाली लेयर का मॉलिक्यूल इस वाली लेयर में एंटर कर जाए। इसका मतलब ये वीक तो होंगे लेकिन इतने नहीं होंगे कि अपनी लेयर को, क्योंकि यहाँ पर भी तो बॉन्ड है, सोचो यहाँ पर भी बॉन्ड है, तो इसको तोड़ने के लिए बहुत ही हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। बिकॉज लिक्विड में कौन से बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, और लिक्विड में कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से अगर हमको इन बॉन्ड्स को तोड़ना है, पहले तो एक बॉन्ड को तोड़ने में दिक्कत होगी, यहाँ पर 2-2 बॉन्ड तोड़ने हैं। तो अगर इन बॉन्ड्स को तोड़ना है आपको तो बहुत हाई अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए। इसका मतलब लिक्विड वेपर में बदलना चाहिए। ओके, तो अगर सिंपल हम टेम्परेचर चेंज करते हैं और लिक्विड जो है किसी फेस चेंज नहीं कर रहा, तो फिर क्या होता है कि मॉलिक्यूल वाइब्रेट तो करते हैं बट दे आर नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन लेयर टू अदर लेयर, दे आर नॉट ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर पोजीशन, मतलब मूव करके किसी और लेयर में नहीं जा रहे, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल के बॉन्ड वीक पड़ते हैं, लेकिन मॉलिक्यूल ट्रांजिट या ट्रांजिशन नहीं करते, एक लेयर से दूसरी लेयर में नहीं जाते। तो बॉन्ड वीक होने की वजह से जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये बॉन्ड वीक होते हैं, और इन बॉन्ड वीक होने की वजह से एक लेयर ऑफ मॉलिक्यूल दूसरी लेयर पे इजीली स्लाइड कर सकते हैं। जब बॉन्ड वीक होंगे तो वो इजीली स्लाइड करेगा, वीक जैसे कि यहाँ पर आसानी से ये स्लाइड कर सकते। अब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे तो फिर ये मूव नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब इनके बीच का रिलेटिव मोशन इजी नहीं होगा।
और जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होंगे तो रिलेटिव मोशन ईजी नहीं होगा, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने से बॉन्ड क्या हो जा रहे हैं, वीक हो जा रहे हैं। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे बॉन्ड वीक होंगे तो रिलेटिव मोशन ईजी होगा, इसका मतलब विस्कोसिटी यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। अंडरस्टैंड। लेकिन अगर हम बात करें इन केस ऑफ गैसेस, इन केस ऑफ गैसेस सो गैसेस में क्या होता है कि जो मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग वापस से सेम चीज होगी, यहां पर भी सेम चीज होगी, यहां पर भी कि यहां पर भी बॉन्ड होंगे, ये भी होगा, एक लेयर दूसरी लेयर होगी, इस तरह की बॉन्ड होंगे, और इस टॉप वाली लेयर की वेलोसिटी एज कंपेयर टू दिस ज़्यादा होगी व्हेन यू आर अप्लाइंग अ शियर स्ट्रेस ऑन दिस एंड फ्लूइड आर फ्लोइंग। जब फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा और हम लोगों ने शियर स्ट्रेस यहाँ पर लगाया होगा तो टॉप लेयर की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। अब क्या होता है, नाउ कम टू दिस, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैसेस के बॉन्ड तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक है, उनको बोलते हैं वांडर वाल बॉन्ड। गैसेस ऑलरेडी रैंडमली मोशन करती हैं, तो जब टेम्परेचर आप बढ़ाते हो तो ये वाले मॉलिक्यूल उठ के इस वाली लेयर में जाएंगे, ये वाले मॉलिक्यूल उठ के इस वाली लेयर में जाएंगे, बिकॉज गैसेस में माय डियर फ्रेंड टेम्परेचर में गैसेस में बॉन्ड ऑलरेडी वीक है। तो एक लेयर के मॉलिक्यूल ट्रांजिट करेंगे दूसरी लेयर में, नीचे वाली लेयर के मॉलिक्यूल ट्रांजिट करेंगे दूसरी वाली लेयर में, तो क्या होगा, यहाँ पर मिक्सिंग होगी, मॉलिक्यूल्स मिक्स करेंगे। अब एक कल्पना करो, इसको मैं प्रैक्टिकली समझाता हूँ। सपोज आर्मी की परेड है, ओके, एक दूसरे में कोई मिक्स नहीं हो रहे, एक बंदा इधर आके नहीं टकरा रहा, एक बंदा इधर आके नहीं टकरा रहा, तो वो क्या होंगे, इजीली मूव कर पाएंगे आराम से, ओके। लेकिन वही क्या हो रहा है कि मान लीजिए एक रेस हो रही है जिसमें लोग लाइन से मूव कर रहे थे और किसी बात से इन दोनों में लड़ाई हो जाए और ये वाले बंदे इधर आए और ये वाले बंदे इधर आए, तो होगा क्या, होगा ये कि सपोज ये वाला मॉलिक्यूल जब इस लेयर में जाएगा तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में कम है, तो ये वाला मॉलिक्यूल इनकी वेलोसिटी को कम करने की कोशिश करेगा। जब ये वाला मॉलिक्यूल यहाँ पर जाएगा तो ये आगे से टकरा के इसकी वेलोसिटी ऑलरेडी डिक्रीज हो जाएगी। तो होगा क्या, यहाँ पर मिक्सिंग की वजह से जो वेलोसिटी में डिफरेंस है वो कम होगा। तो यहाँ पर देखिए, बिकॉज ऑफ मिक्सिंग du by dy जो वेलोसिटी में डिफरेंस है वो कम होगा, और वेलोसिटी में जब डिफरेंस कम होगा तो बेसिकली हो क्या रहा होगा कि जिस वेलोसिटी से ये इजीली मूव कर रहे थे, अब उतनी हाई वेलोसिटी से ये लेयर के मॉलिक्यूल मूव नहीं कर पाएंगे, उस हाई वेलोसिटी से ये मूव नहीं कर पाएंगे। तो बिकॉज ऑफ मिक्सिंग यहाँ पर एक इंटरनल रेजिस्टेंस और जनरेट हो जाएगा। इसका एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज एक क्लास है, 100 बच्चों की क्लास है, लोग आराम से बैठे हुए हैं और मुझे इस क्लास के बीच में से मूव करके पीछे की तरफ जाना है, तो मैं ईजिली चला जाऊँगा जब लोग बैठे होंगे। लेकिन जब सोचिए लोग जब रैंडमली ऐसे इधर उधर मूव करने लगे और मैं अगर आगे बढ़ना चाहूँगा तो क्या होगा, मैं किसी न किसी से टकराऊंगा, जिसकी वजह से मेरी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगी, और मेरा मूवमेंट जो है पहले जितना इजीली हो रहा था अब नहीं हो पाएगा। पहले मैं जितना आराम से मैं पीछे पहुँच गया था अब नहीं पहुँच पाऊँगा। तो उस केस में क्या होगा कि मेरी विस्कोसिटी यहाँ पर इंक्रीज हो गई। बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर डिस्टर्बेंस इंक्रीजेज इन गैस, अगर कोई मॉलिक्यूल अगर ईजिली मूव करना भी चाहे तो नहीं कर पाता, क्योंकि वो किसी न किसी और मॉलिक्यूल से टकरा जाएगा, और जब वो किसी न किसी और मॉलिक्यूल से टकरा जाएगा सो इट लॉस इट्स काइनेटिक एनर्जी, एंड व्हेन इट लॉस इट्स काइनेटिक एनर्जी द मूवमेंट विल बिकम डिफिकल्ट, एंड देन व्हेन मूवमेंट बिकम डिफिकल्ट देन विस्कोसिटी, वी कैन से दैट विस्कोसिटी इंक्रीजेस। So when we increase the temperature in gases, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं गैसेस में तो मॉलिक्यूलर डिस्टर्बेंस इंक्रीज होता है। इसके अंदर मॉलिक्यूलर डिस्टर्बेंस इतना इंक्रीज नहीं हो सकता कि एक लेयर से दूसरी लेयर में ट्रांजिशन कर पाए, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब क्लास के अंदर बच्चे एक बेंच पे तो मूव करते हैं लेकिन बेंच से उठ के एक लाइन से दूसरी लाइन में मूव नहीं करते, लेकिन इसके अंदर तो क्या है, वो पूरी क्लास में घूम रहा है। तो कहानी क्या है यहाँ पर कि यू इंक्रीज द टेम्परेचर देन विस्कोसिटी इन गैसेस आल्सो इंक्रीज बिकॉज ऑफ मॉलिक्यूलर डिस्टर्बेंस, इंक्रीज बिकॉज ऑफ बॉन्डिंग इज वेरी वीक। सो इन केस ऑफ गैसेस इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर विस्कोसिटी इंक्रीज। कई बार क्वेश्चन आता है बेटा, इसलिए मैं बहुत प्यार से आपको इसको समझा रहा हूँ। सो देखिए, अगर मैं एक कर्व बनाऊँ टेम्परेचर और विस्कोसिटी का, तो यू कैन सी दैट विस्कोसिटी और टेम्परेचर का मैं कर्व बनाऊँ तो यू कैन सी दैट इन केस ऑफ gases, if you increase, in case of liquid, if you increase the temperature viscosity, in case of gases if you increase the temperature viscosity increases, ओके। लेकिन लिक्विड और गैसेस की जो विस्कोसिटी में कई बार 100 टाइम्स का डिफरेंस होता है, तो ये जो आपस में बहुत ऐसा बहुत रेयर केस है, दोनों मिक्स हो जाएंगे।
लिक्विड गैसेस में तभी मिक्स होते हैं, दोनों की विस्कोसिटी तभी जाके मिक्स होगी जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज और लिक्विड भी गैसेस बन जाएं। ओके, सो दिस इज द केस द वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद टेम्परेचर। ओके, यू अंडरस्टैंड दैट? ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो साफ है, टेम्परेचर बढ़ाओगे लिक्विड में तो विस्कोसिटी घटेगी, गैसेस में बढ़ेगी, बस इतना याद रखना है, दैट्स इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज नोन एज काइनेटिक विस्कोसिटी। नाउ कम टू द नेक्स्ट इज नोन एज काइनेटिक विस्कोसिटी। अब दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि काइनेटिक विस्कोसिटी क्या होती है। देखिए, एक मैं बहुत ही ब्यूटीफुल डिफरेंस समझा रहा हूँ इन काइनेटिक विस्कोसिटी एंड डायनामिक विस्कोसिटी, वो अभी मैं लास्ट में समझाऊंगा। बट फर्स्ट, फ्लूइड के अंदर द टर्म म्यू बाय रो कम्स वेरी फ्रिक्वेंटली एंड दैट्स व्हाई इसको एक नाम दे दिया जाता है फ्रिक्वेंटली एंड नोन एज काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये तो बुकों में डेफिनेशन है, ठीक है। म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू बाय डेंसिटी। डायनेमिक विस्कोसिटी में अगर डेंसिटी से अपॉन कर दोगे तो उसको हम लोग बोलेंगे काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ओके, लेकिन ये तो हमारा टर्म है। अब काइनेमेटिक विस्कोसिटी की अगर पीछे की हिस्ट्री जाऊँ तो आप क्या होता है, इसको काइनेटिक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये विस्कोसिटी क्या रिप्रेजेंट करती है वो मैं आपको बताता हूँ, और वो आप तभी समझ पाओगे जब दोनों में डिफरेंस समझते। काइनेटिक्स से नाम समझ रहे हो आप? काइनेटिक्स मैकेनिक्स का वो पार्ट होता है जहाँ पर हम फोर्स का डिस्कशन नहीं करते। ओके, फोर्स का डिस्कशन नहीं करते, केवल मोशन का डिस्कशन करते हैं, उसको हम काइनेटिक्स बोलते हैं। ओके, 95% जितने भी विस्कोमीटर थे पुराने टाइम में, उनके अंदर हम क्या करते थे? उनके अंदर ऑयल भरा होता था, ओके, और यहाँ से फ्लूइड नीचे की तरफ बीकर में टपकता था, और इस टाइम को हम कैलकुलेट करते थे कि कितनी देर में बीकर भरा, उस टाइम से कैलकुलेट करके हम विस्कोसिटी को यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते थे। तो यहाँ पर आप कहाँ देखिएगा कि फ्लूइड मूव नहीं कर रहा, या हम कोई शेयर स्ट्रेस यहाँ पर प्रोवाइड नहीं कर रहे। फ्लूइड स्टैटिक अवस्था में डायरेक्टली यहाँ नोजल से या ओरिफिस से बाहर आ रहा है। तो यहाँ पर जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, दैट फ्लो बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से फ्लूइड जो है टपक के नीचे निकल रहा है। तो यहाँ पर हम कोई शेयर स्ट्रेस की बात नहीं करते। तो यहाँ पर जो विस्कोसिटी का कैलकुलेशन होता है वो बेसिकली काइनेटिक विस्कोसिटी का ही होता है। ओके, तो हम जितने भी विस्कोमीटर थे पुराने टाइम में जो हम मेजर करते थे, वी मेजर द काइनेटिक विस्कोसिटी ओनली। अब आजकल लेटेस्ट विस्कोमीटर आ चुके हैं जो कि डायनेमिक विस्कोसिटी को भी मेजर कर सकते हैं, क्योंकि डायनेमिक विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी कि कितना शियर स्ट्रेस लग रहा है और कितना रेट ऑफ डिफॉर्मेशन है। अब अगर सिंपली यहाँ पर लिक्विड या ऑयल भरा हुआ है जो इस ऑरिफिस मीटर से बाहर निकल के टपक रहा है, तो कितना शियर स्ट्रेस लगा है कहाँ से बताओगे? और कितना रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, क्योंकि ये तो फ्लो ही नहीं हो रहा, ये तो टपक के नीचे जा रहा है, तो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन कहाँ से आएगा? तो फिर डायनेमिक विस्कोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे? उस केस में हम क्या करते हैं, काइनेटिक विस्कोसिटी कैलकुलेट करते हैं। आजकल एडवांस लेवल पर विस्कोमीटर यूज होते हैं जो कि डायनेमिक विस्कोसिटी भी कैलकुलेट करके ले देते हैं, लेकिन सिंपल विस्कोमीटर जितने भी हैं, रेडवुड वगैरह वगैरह, तो ये सारे विस्कोमीटर जो है वो केवल काइनेटिक विस्कोसिटी मेजर करते हैं। इसलिए काइनेटिक विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, अब बात आती है काइनेटिक विस्कोसिटी की। इसका मतलब विस्कोसिटी जहाँ पर हम फोर्स की बात नहीं करते, केवल मोशन की बात करते हैं, इज नोन एज काइनेटिक विस्कोसिटी। ओके, अब देखिए कहानी यहाँ पर और है। जब व्हेन फ्लूइड फ्लो अंडर द ग्रेविटी, when fluid flow under the gravity without a shear stress, then we measure the kinetic viscosity, and that's why we give the term now known as kinetic viscosity। इसलिए इसका नाम भी kinetic viscosity है। अब देखिए इसकी जो यूनिट है म्यू बाय डेंसिटी, अगर इस यूनिट को चेंज किया जाए तो विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम मीटर इंटू सेकेंड। और डेंसिटी की यूनिट क्या है? डेंसिटी की यूनिट होगी भैया
1 बाई डेंसिटी है तो कितना हो जाएगा मीटर क्यूब पर किलोग्राम। तो इसकी इससे कटेगा, मीटर से मीटर कटेगा, तो 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इसकी यूनिट होगी। ओके, तो इसकी जो यूनिट है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द यूनिट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड दैट इज अ यूनिट। तो डायनेमिक विस्कोसिटी इज ऑल्सो नोन एज मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब आगे की कहानी यहाँ से हम जाते हैं। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द। अब अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछूं, 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड और 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए कौन सी एसआई यूनिट है, कौन सी एमकेएस यूनिट, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। और ये इसरो के इंटरव्यू का क्वेश्चन था। अब देखिए 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में आप याद रखिएगा हमेशा कि जब भी एसआई यूनिट होती है सेकेंड को हमेशा स्मॉल एस में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एसआई यूनिट है। और जब भी एमकेएस यूनिट होती है सेकेंड को एससी में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एमकेएस यूनिट है। ओके, अब ये एसआई है, ये एमकेएस है। अब तीसरी यूनिट पर हम डिस्कस करेंगे, जिसका मतलब है सीजीएस यूनिट। क्या होगा? सीजीएस यूनिट होगा आपका 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड को हमेशा याद रखिए एमकेएस से सीजीएस बनाना है। 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड अगर सीजीएस बनाना है तो मीटर को क्या करना है, सेंटीमीटर। और यहाँ पर मीटर का स्क्वायर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 100 का स्क्वायर कितना हो गया 10 की पावर 4, और मीटर को लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज द सीजीएस यूनिट। और सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड को हम बोलते हैं स्टोक। ये याद रखना है आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज नोन एज 10 की पावर 4 स्टोक, और 1 स्टोक इक्वल टू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दैट इज 1 स्टोक। 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो 1 स्टोक इक्वल टू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ओके, दैट इज द स्टोक। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। अगर कोई आपसे पूछ रहा है, अगर मान लीजिए आपसे बोल दिया कि 10 स्टोक डायनेमिक काइनेमेटिक विस्कोसिटी की वैल्यू दे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ है, स्टोक की जगह आपको लिखना है 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, दैट इज द स्टोक मीन्स। इसका मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी बेसिकली 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड है। इस तरह से कन्वर्जन होता है। अंडरस्टैंड? 10 की पावर -3 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, दैट इज सीजीएस यूनिट। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दैट। अब ये यूनिट जो है 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ये यूनिट होती है डिफ्यूजन की। ये यूनिट होती है डिफ्यूजन की। 3 तरह के डिफ्यूजन होते हैं, मोमेंटम डिफ्यूजन, मास डिफ्यूजन एंड हीट डिफ्यूजन। जहां पर भी डिफ्यूजन टर्म आएगा यूनिट होगी 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसीलिए हम काइनेमेटिक विस्कोसिटी को बोलते हैं मोमेंटम डिफ्यूजन, मोमेंटम डिफ्यूजन। सो काइनेमेटिक viscosity also represent momentum diffusion। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को कई बार माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन बन सकता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी मींस मोमेंटम डिफ्यूजन। मोमेंटम डिफ्यूजन वाई? बिकॉज इट हैज अ यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। और जहां पर भी डिफ्यूजन आएगा, जब हीट ट्रांसफर पढ़ोगे तो हीट डिफ्यूजन की यूनिट भी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आएगा। और जो केमिकल वाले मास ट्रांसफर पढ़ते हैं तो वो मास डिफ्यूजन की यूनिट भी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आता है, जिसकी वजह से रेशियो करके एक तो प्रोडक्ट नंबर बनता है और एक स्टैंडर्ड नंबर, तो वो नंबर बनते हैं वहां पर। अंडरस्टैंड? दिस इज द यूनिट। और डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत सिंपल है, याद रखिएगा। Kinetic viscosity, momentum diffusion. Or now I am going to give the difference in kinetic viscosity and dynamic viscosity very beautifully and you will enjoy it. देखिए क्या डिफरेंस होता है, एक छोटी सी डेफिनेशन लिखूंगा and you will enjoy it. देखिए डायनेमिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, फिजिकल मतलब क्या है? डायनेमिक विस्कोसिटी, viscosity gives you information on the force okay needed to makes the fluid flow at certain rate. ओके,
That is the dynamic viscosity. But what kinetic viscosity tell? Kinetic viscosity tells how fast the fluid is moving when a certain force applied to it. So kinetic viscosity tell about force needed. Dynamic viscosity tells about force needed to make the fluid flow at certain rate. But kinetic viscosity, how fast the fluid moving where a certain force. तो काइनेटिक विस्कोसिटी मोशन की बात करती है, डायनेमिक विस्कोसिटी फोर्स की बात करती है, इसलिए उसका नाम डायनेमिक है और इसका नाम काइनेटिक्स है। क्योंकि डायनेमिक में हम मैकेनिक्स का वो सेक्शन होता है जहां हम फोर्स की बात करते हैं और काइनेटिक्स वो सेक्शन होता है जहां हम मोशन की बात करते हैं। अंडरस्टैंड? जहां हम मोशन की बात करते हैं। इसीलिए काइनेटिक विस्कोसिटी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक नॉन वॉल्यूम को हम कैपिलरी ट्यूब से वो नॉन वॉल्यूम कितनी देर में पास हो जाता है, इसी से हम काइनेटिक विस्कोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। एक नॉन वॉल्यूम सपोज 50 मीटर क्यूब वॉल्यूम कैपिलरी ट्यूब से कितने टाइम में स्टॉप वॉच होता है हमारे पास, कितने टाइम में पास हो जाता है, उसी से हम काइनेटिक विस्कोसिटी कैलकुलेट करते हैं। तो सोचिए हमारे पास एयर का सैंपल है और एक तरफ वाटर का सैंपल है। एयर क्या इजीली फ्लो कर जाएगी? नहीं, बहुत टाइम लगेगा एयर को उस कैपिलरी ट्यूब से पास होने में, क्योंकि पूरी एयर एकदम से खत्म तो नहीं होगी, मूवमेंट स्लो होगा। ओके, तो इसलिए एयर की जो काइनेटिक विस्कोसिटी होगी वो वाटर से ज्यादा होगी। एयर का मूवमेंट जो होगा वो वाटर से स्लो। अगर सपोज मैं एक कंटेनर में एयर रख रहा हूं, ओके, और उसको किसी पर्टिकुलर ट्यूब से पास होके कहीं और जाना है, तो सपोज एयर को मैं अगर रखूंगा तो क्या पूरी एयर खाली हो जाएगी क्या एकदम से? नहीं होगी। लेकिन क्या वाटर को अगर मैं कंटेनर में रखूं और वो किसी ट्यूब से पास हो रहा है, तो एज कंपेयर टू यहां पर सपोज हमारे पास दो बीकर हैं, एक में एयर भरी हुई है, एक में भरा हुआ है वाटर। ऑब्वियस सी बात है, कौन जल्दी पास होगा? अरे वाटर। एयर का मूवमेंट इतना आसान नहीं होता। अंडरस्टैंड? इसीलिए एयर की काइनेटिक विस्कोसिटी वाटर से ज्यादा होगी। या हम बोल दे एयर के अंदर मोमेंटम डिफ्यूजन वाटर से ज्यादा होगा। एयर की काइनेटिक विस्कोसिटी वाटर से ज्यादा होगी, क्योंकि ये देख सकते हो आप, इस चीज को देख लो, यहां पर अभी मैंने लिखा था, अगर मैं विस्कोसिटी लिखूं, यहां पर काइनेटिक विस्कोसिटी लिखूं वाटर की, आप देख सकते हो, तो वाटर की काइनेटिक विस्कोसिटी क्या होगा? डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। इसको एयर से कनेक्ट करूं तो वाटर, मैंने बोला था कि विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 50 to 55 टाइम मोर देन विस्कोसिटी ऑफ एयर, सो कैन आई राइट 50 ऑफ म्यू ऑफ एयर, बट डेंसिटी ऑफ एयर इज 1 and water की डेंसिटी 1000 of the density of air, water can also be written as 1000 of density of air, और इन दोनों के रेशियो को हम लिख सकते हैं काइनेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर, और काइनेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर इक्वल टू 0.05 ऑफ काइनेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर। तो काइनेटिक विस्कोसिटी ऑफ एयर विल बी इक्वल टू 20 ऑफ काइनेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर। दैट मीन्स अगर वाटर की काइनेटिक विस्कोसिटी 1 है तो एयर की 20 है। दैट मीन्स एयर मूवमेंट विल बी स्लो देन वाटर under the gravity. That is the meaning of kinetic viscosity, and I think my dear friend you understand very beautifully. ओके, तो यहाँ पर हम विस्कोसिटी कंप्लीट करते हैं। विस्कोसिटी में इतने टाइप ऑफ चीज़ें बन सकती हैं। अब इस पर हम बहुत ब्यूटीफुली क्वेश्चन देखेंगे कि कहाँ पर वेरिएशन हो सकता है। तो 5 से 10 क्वेश्चन हम इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड यूनिट ऑफ काइनेटिक विस्कोसिटी इन। मैंने अभी आपको बताया था कि 1 मीटर स्क्वायर ऐसी सी अगर दिया हुआ है तो ये कौन सी यूनिट होती है? MKS। अंडरस्टैंड? तो आंसर क्या है? MKS यूनिट। फिर आपसे पूछा 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब यूनिट ऑफ सेल डेंसिटी इन।
बेटा 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब यूनिट ऑफ डेंसिटी दोनों में होती है, MKS और SI दोनों में एक ही यूनिट है इसकी, इसलिए आंसर इसका क्या आएगा डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, द इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट इन, आप लोगों को पता होगा कि जब टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो क्या होता है, गैस के केस में विस्कोसिटी इंक्रीज होती है तो इंक्रीज, और लिक्विड के केस में डिक्रीज होती है, तो आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो ये क्वेश्चन है। ओके, और दूसरे तरह के क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, और भी बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। विस्कोसिटी की यूनिट बोल दी, पोइस क्या होता है पूछ लिया, स्टोक क्या होता है पूछ लिया, काइनेटिक विस्कोसिटी क्या होता है ये पूछ लिया, काइनेटिक विस्कोसिटी क्या मोमेंटम डिफ्यूजन है ये पूछ लिया। ओके, ये से बहुत सारे क्वेश्चन छोटे छोटे तो बन सकते हैं, जो अभी अगर आप थ्योरी कवर करोगे तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। नाउ कम टू द न्यूमेरिकल क्वेश्चन, कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं बात करता हूँ। एक क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकली हम यहाँ कर रहे हैं कि सपोज अगर आपसे एक प्लेट दे रखी है, फ्लैट प्लेट, और यहाँ पर एक लुब्रिकेंट दे रखा है। सुनना क्वेश्चन ध्यान से, फ्लैट प्लेट है और इस फ्लैट प्लेट का जो एरिया है 1 मीटर स्क्वायर है, और इस फ्लैट प्लेट को हम 100 न्यूटन के फोर्स से पुल कर रहे हैं। ओके, और यहाँ पर एक लुब्रिकेंट ऑयल भरा हुआ है जिसकी विस्कोसिटी है 0.1 पास्कल इंटू सेकेंड। अभी यूनिट पे नहीं खेल रहा हूँ मैं, पास्कल इंटू सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक की जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर है ओनली। ओके, आपसे पूछा हुआ है कि बताइए ये प्लेट जब अगर आप इसको F इक्वल टू 100 न्यूटन फोर्स से खींचोगे तो ये किस वेलोसिटी से यहाँ पर मूव करने वाली है ऑन द लुब्रिकेंट लेयर। तो देखिए, आपको शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला पता है, म्यू du बाय dy। अगर मेरे को फोर्स निकालना है तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दूँ सरफेस एरिया, तो ये विस्कस फोर्स होता है म्यू ए डी बाय डी वाई, और इसको हम लिख सकते हैं म्यू ए वी अपॉन वाई। ये डेरिवेशन का पार्ट है, डोंट वरी, म्यू ए वी अपॉन वाई, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए आप। वी मतलब इस प्लेट की वेलोसिटी। तो फोर्स कितना लग रहा है यहाँ पर 100 न्यूटन, क्या, क्योंकि क्या होगा अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो पीछे लगने वाला विस्कस फोर्स अप्लाइड फोर्स के हमेशा बराबर होगा, क्योंकि होता क्या है जैसे जैसे विस्कस फोर्स अप्लाइड फोर्स बढ़ता है विस्कस फोर्स भी बढ़ता है। तो जैसे आपने सुना होगा कि फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है, वैसे यहाँ पर विस्कस फोर्स ऑलवेज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स, इसलिए 100 न्यूटन का ही यहाँ पर विस्कस फोर्स लगेगा। तो 100 इक्वल टू, अब विस्कोसिटी कितनी दे रखी 0.1 एज इट इज रखती है, एरिया कितना दे रखा 1, वी पूछा है, और y क्या होती है इन दोनों के बीच की थिकनेस, तो y कितना होगा 1 × 10⁻²। तो इसको सॉल्व करिएगा, 10⁻⁻1 10⁻1 हो जाएगा, 100 जाएगा तो v कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द आंसर। ओके, तो इस तरह का क्वेश्चन एक आ गया आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर क्वेश्चन को मैं और थोड़ा सा घुमा दूँ, ठीक है, ये न्यूमेरिकल आ सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस टाइप का न्यूमेरिकल शॉर्ट न्यूमेरिकल है। अब क्वेश्चन को घुमा दूं कि मान लीजिए एक प्लेट है विच प्लेस बिटवीन 2 लुब्रिकेंट लेयर लाइक दिस, प्लेस बिटवीन 2 फ्लैट प्लेट एंड इट हैज़ 2 लुब्रिकेंट लेयर। ओके, और ये 2 लुब्रिकेंट लेयर में यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर की ओर सपोज कोई और दूसरी तरह का फ्लूइड है, एंड सपोज उस हेड हैज विस्कोसिटी 0.2 पास्कल इंटू सेकेंड, दैट मीन्स यूनिट इन SI, एंड थिकनेस इज 2 सेंटीमीटर। और यहाँ पर नीचे एक अलग तरह का फ्लूइड है, सपोज म्यू इक्वल टू 0.1 पास्कल इंटू सेकेंड, और थिकनेस यहाँ पर दे रखा है 1 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में सपोज वही दे रखा है, फोर्स 100 न्यूटन से अगर पुल करें तो वेलोसिटी क्या होगी। अब यहाँ पर क्वेश्चन घुमा भी सकता है, वेलोसिटी दे देगा, फोर्स पूछ लेगा। अभी मैं फोर्स दे रहा हूँ, वेलोसिटी पूछ रहा हूँ, और इसके सरफेस एरिया दोनों तरफ क्या होगा 1 मीटर स्क्वायर, ऐसा इसने दे दिया। तो देखिए मैंने क्या बोला था आपको, अगर मैं इस प्लेट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो साफ है कि ऊपर वाले लुब्रिकेंट की वजह से एक विस्कस फोर्स लगेगा जो कि पीछे लगेगा Fe1, और नीचे वाले लुब्रिकेंट लेयर की वजह से एक और विस्कस फोर्स लगेगा जो कि पीछे लगेगा Fe2। क्योंकि सपोज अगर एक ब्लॉक है, अगर दो सरफेस के बीच में ये फंस जाता है और अब फिर आप इसको खींचोगे तो ऊपर वाली सरफेस के कारण भी फ्रिक्शन फोर्स आएगा, नीचे वाली सरफेस के कारण भी फ्रिक्शन फोर्स आएगा। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पर भी आ रहा है, तो F जो होगा दैट विल बी इक्वल टू Fe1 प्लस Fe2, Fe1 प्लस Fe2। Fe1 कितना होगा, दैट इज म्यू ए V1 या V, क्योंकि एक प्लेट है, वेलोसिटी अलग अलग नहीं हो सकती, μ1, और एरिया भी ऊपर और नीचे का सेम है, अपॉन y1 प्लस μ2 AV अपॉन
y2, दैट विल बी द क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करते हैं। म्यू 1 कितना दे रखा है 0.2, एरिया और वेलोसिटी को कॉमन निकालनी है, अपॉन 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 प्लस 0.1 इंटू 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू एरिया सबका 1 है, वेलोसिटी इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए 100 न्यूटन। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 की पावर माइनस 1, देखो ये 10 ऊपर बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, 10 ऊपर बचेगा, यहाँ पर 0.1 बचेगा और फिर 0.1 से जाएगा 10 प्लस यहाँ पर भी ऊपर 100 समथिंग बचेगा, सॉरी 10 बचेगा और ये 100 और यहाँ पर वेलोसिटी मल्टीप्लिकेशन में है तो वेलोसिटी इंटू 20 इक्वल टू क्या आ जाएगा 100, तो वेलोसिटी इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो आइए आप घर पे भी सॉल्व कर सकते हो। आंसर आ गया यहाँ पर। सेम प्लेट को ये उल्टा कर दे, कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी आ जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपको 2 प्लेट है, यहाँ पर लुब्रिकेंट लेयर दे दी और ये प्लेट बीच में रखी हुई है और इसका वेट दे दिया सपोज 500 किलोग्राम। अब ये 2 लुब्रिकेंट लेयर के बीच में रखी है और आपसे बोला गया कि मान लीजिए ये प्लेट किस वेलोसिटी से स्लाइड करेगी या किस वेलोसिटी से नीचे आ रही होगी। बस इतना सा करना है कि जो फोर्स है उसकी जगह 500 इंटू जी, दैट इज वेट जो होगा वो इस प्लेट को अब पुल कर रहा होगा, फोर्स पुल नहीं कर रहा, तो उससे ये आंसर डायरेक्टली निकल आएगा। ओके, यहीं तक वेरिएशन होता है, और भी टफ क्वेश्चन बन सकते हैं बट अब हम उन पर बात जाएंगे नहीं जाएंगे। देखिए एक ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, देखो यहाँ पर कि एक वेज दे दिया जाए और इस वेज पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और इस ब्लॉक के बीच में और वेज के बीच में एक लुब्रिकेंट लेयर है और ब्लॉक का मास दे दिया 500 किलोग्राम। ओके, अब आपसे पूछा गया कि बताइए ब्लॉक किस वेलोसिटी से स्लाइड करेगा। देखिए साफ बात है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है, सपोज थीटा, मैं अभी वैल्यू नहीं दे रहा, तो यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो उसके खुद के वेट के कारण लगेगा। कितना लगेगा mg sin थीटा, इसका मतलब mg sin थीटा इधर लगेगा और चूंकि ये ब्लॉक लुब्रिकेंट लेयर पे स्लाइड कर रहा है तो उसके कारण विस्कस फोर्स आएगा। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, mg sin थीटा इक्वल टू विस्कस फोर्स, और विस्कस फोर्स सब लोग जानते हैं म्यू av अपॉन y। तो अगर वेलोसिटी पूछे तो ये mg y sin थीटा अपॉन क्या हो जाएगा म्यू a, दैट विल बी द आंसर। आपको मास दे रखा होगा, जी आपको पता होगा, y दे रखा होगा, sin थीटा आपको दिया होगा, म्यू आपको दिया होगा, एरिया आपको दिया होगा, आंसर इजीली यहाँ पर निकल आएगा। ओके, इससे ज़्यादा जो बीयरिंग वाले क्वेश्चन आते हैं वो आपके क्लोज सिलेबस से बाहर हैं क्योंकि वो गेट में ही आ सकते हैं, यहाँ पर नहीं आते। ओके, तो उस पर हम डिस्कस नहीं करने वाले। ओके, तो इस तरह से आपकी विस्कोसिटी में क्वेश्चन वेरी करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। और हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो। ओके, थैंक यू वेरी मच।